नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने लाल किला ब्लास्ट केस से जुड़े जैश ए मोहम्मद के इंटरस्टेट टेरर नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और संदिग्ध तुफैल अहमद को पुलवामा के एक इंडस्ट्रियल एस्टेट से हिरासत में लिया है। तुफैल जो इलेक्ट्रीशियन है और श्रीनगर का रहने वाला है, पर जांच में साजिश में शामिल होने के ठोस सबूत मिले हैं। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 14 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर उन नबी भी शामिल था। इस मामले में SIA पहले ही काजीगुंड में मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर के खिलाफ वारंट जारी कर चुकी है, जो अगस्त में देश छोड़कर अफगानिस्तान भाग गया। NIA अब तक 6 संदिग्धों को हिरासत में ले चुकी है, जिनमें 3 डॉक्टर भी शामिल हैं। जांच में यह शक गहरा रहा है कि जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल ने अस्पतालों में हमास की तरह हथियार छिपाने की जगह के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। NIA पूरे नेटवर्क और इसके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कोटे से बिना चुनाव लड़े पंचायती राज मंत्री बने दीपक प्रकाश ने शनिवार को पदभार संभाला। दीपक राज्यसभा सांसद और RLM के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। पदभार संभालते हुए उन्होंने कहा कि चल रही योजनाओं, उनके लागू होने और आगे की नई योजनाओं पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि कई जगहों पर पंचायत राज भवन के निर्माण में काम की क्वालिटी को लेकर सवाल उठे हैं, इसलिए काम की गुणवत्ता की निगरानी के लिए पंचायत स्तर पर अलग अलग दलों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी लोकतंत्र को मजबूत करने में इन प्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर पूरे शहर में पब्लिक हॉलिडे रहेगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि गुरु तेग बहादुर जी का साहस, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता का संदेश सभी को प्रेरित करता है। इस अवसर पर लाल किले में 23 से 25 नवम्बर तक 3 दिवसीय भव्य गुरमत समागम आयोजित किया जा रहा है। CM रेखा गुप्ता ने खुद लाल किला परिसर का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा की और सभी विभागों को सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक, सफाई, रोशनी, पानी और इमरजेंसी सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह समागम गुरु तेग बहादुर जी के महान बलिदान का स्मरण कराने वाले कार्यक्रम हैं और लोगों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में शामिल होकर गुरु साहिब को नमन करें। यह कार्यक्रम दिल्ली सहित पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाए जा रहे 350वें शहादत वर्ष का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उन सभी विधानसभा क्षेत्रों से जहां समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने पिछले लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, वहां से 50,000 से अधिक वोटरों के नाम हटाने की साजिश चल रही है। यह आरोप वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान सामने आया है। मुलायम सिंह यादव की जयंती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने कहा कि शादी के मौसम में SIR नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को समय सीमा बढ़ानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 255 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 162 विधानसभा सीटों पर ही आगे रही, जबकि समाजवादी पार्टी 183 सीटों पर आगे रही। कांग्रेस भी 2 से बढ़कर 40 सीटों पर आगे आई। अखिलेश ने कहा कि इसी गिरावट के बाद बीजेपी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर लिस्ट की जांच करने और किसी भी शिकायत की सूचना तुरंत मुख्यालय को देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी चलाई, जिसमें SIR से जुड़े तकनीकी मुद्दों पर बातचीत होने का दावा किया गया। उन्होंने कहा कि कन्नौज भी टारगेट बनाया गया है। अखिलेश ने SIR के लिए साफ SOP बनाने और समय बढ़ाने की मांग दोहराई। पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के काम के बीच नादिया जिले में एक महिला बूथ लेवल ऑफिसर PLO रिंकू तरफदार ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को उनके घर से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताया है। परिवार का आरोप है कि SIR के काम के भारी दबाव की वजह से ही रिंकू ने यह कदम उठाया। नोट में रिंकू ने लिखा कि उन्होंने 95% ऑफलाइन काम पूरा कर लिया था, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी न होने के कारण परेशानी बढ़ गई और सुपरवाइजर को बताने पर भी मदद नहीं मिली। रिंकू के पति असीम तरफदार ने कहा कि यह आत्महत्या नहीं, आयोग की ओर से की गई हत्या है।
हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। बर्दवान जिले में एक पीएलओ नमिता हसंदा की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हुई, जबकि जलपाईगुड़ी में शांति मुनि ओराव का शव मिला था। हुगली में भी एक महिला पीएलओ दबाव की वजह से गंभीर हालत में भर्ती है। देश में 24 घंटे के अंदर बूथ लेवल ऑफिसर यानी पीएलओ से जुड़ी 2 आत्महत्याओं ने चिंता बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में 51 वर्षीय पैरा टीचर रिंकू तरफदार, जो पीएलओ के रूप में तैनात थी, उनके घर में फांसी पर लटकी मिली। उन्होंने अपने पति और 2 बच्चों के नाम एक नोट छोड़ा, जिसमें लिखा कि वह पीएलओ की जिम्मेदारी का दबाव सहन नहीं कर पा रही। इससे पहले गुजरात के कोडीनार में सरकारी स्कूल के शिक्षक और पीएलओ अरविंद भाई वढेर ने भी फांसी लगाकर जान दे दी थी। उन्होंने सुसाइड नोट में एसआईआर प्रक्रिया से हुए मानसिक तनाव और थकान का जिक्र किया था। इस हफ्ते देश के कई राज्यों जलपाईगुड़ी, कालना और केरल में भी पीएलओ की मौतें दर्ज हुई, जिनका सीधा संबंध काम के दबाव से बताया जा रहा है। कई पीएलओ का कहना है कि एसआईआर एक्सरसाइज ने उनकी जिम्मेदारियां बेहद कठिन बना दी हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया में पीएलओ की मौत पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा कि कृष्णानगर में आज एक और पीएलओ, एक लेडी पैरा टीचर की मौत की खबर सुनकर बहुत सदमा लगा। एसी 82 छपरा के पार्ट नंबर 201 की पीएलओ श्रीमती रिंकू तरफदार ने आज अपने घर पर सुसाइड करने से पहले अपने सुसाइड नोट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दोषी ठहराया है। ममता बनर्जी ने पूछा कि और कितनी जानें जाएंगी इस एसआईआर के लिए और कितने लोगों को मरना होगा। इस प्रोसेस के लिए हमें और कितनी लाशें देखनी पड़ेंगी। यह अब सच में बहुत चिंता की बात हो गई है। कांग्रेस ने शनिवार को मोदी सरकार से मांग की कि शहरी इलाकों में मजदूरों के लिए रोज 400 रुपए का नेशनल मिनिमम वेज, 25 लाख का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और एक रोजगार गारंटी कानून लागू किया जाए, ताकि नए लेबर कोड के तहत असली श्रमिक न्याय मिल सके। यह बयान तब आया है जब केंद्र सरकार ने 2020 से लंबित 4 लेबर कोड को नोटिफाई किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पुराने 29 श्रम कानूनों को सिर्फ 4 कोड में पैक कर दिया गया है और इन्हें बड़े सुधार के नाम पर पेश किया जा रहा है, जबकि इनके नियम अभी जारी भी नहीं हुए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या ये कोड मजदूरों की 5 मूल मांगे पूरा कर पाएंगे, जिनमें मिनिमम वेज, हेल्थ का अधिकार, शहरी रोजगार गारंटी और सभी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी शामिल हैं। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार को कर्नाटक और राजस्थान की कांग्रेस सरकारों से सीखना चाहिए, जिन्होंने गिग वर्करों के लिए बड़े सुधार किए थे। नए कोड में मिनिमम वेज, सोशल सिक्योरिटी और महिलाओं की सुरक्षा जैसे फायदे तो हैं, लेकिन यूनियनों ने ले ऑफ और काम के घंटे बढ़ाने जैसे प्रावधानों पर चिंता जताई है, क्योंकि अब 300 तक कर्मचारी वाली कंपनियां बिना सरकारी मंजूरी के छटनी कर सकेंगी। भारत सरकार ने 4 नए श्रम संहिताओं यानी लेबर कोड्स को लागू कर दिया है, जिन्हें स्वतंत्रता के बाद श्रम क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ये नए नियम पहले के 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह लेकर वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा को नई संरचना देते हैं। सरकार का कहना है कि इससे मजदूरों को अधिक सुरक्षा, कंपनियों को सरल नियम और अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी। नए कानूनों में कंपनियों को छटनी की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारियों तक करने की अनुमति दी गई है। ग्रेच्युटी अब सिर्फ 1 साल काम करने पर भी मिलेगी, जो पहले 5 साल बाद मिलती थी। काम के घंटों को बढ़ाने की छूट, यानी कि एक दिन में 8 से 12 घंटे तक काम करने की अनुमति है, लेकिन एक हफ्ते में कुल कार्य घंटों की सीमा 48 घंटे ही रहेगी। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति, जिसमें पहले कई क्षेत्रों में रोक थी, और गिग वर्कर्स को पहली बार कानूनी पहचान व सामाजिक सुरक्षा देने जैसे बड़े बदलाव शामिल हैं। हालांकि नए श्रम संहिताओं का ट्रेड यूनियनों ने कड़ा विरोध किया है। उनका आरोप है कि नए नियम श्रमिकों के अधिकार कम करेंगे और कंपनियों को ज्यादा ताकत देंगे। यूनियनों का आरोप है कि यह कदम श्रमिक विरोधी है और पूंजीपतियों के पक्ष में है। वहीं अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इन बदलावों से छोटी असंगठित फर्मों पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन लंबी अवधि में न्यूनतम मजदूरी और बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा के कारण ये कार्य परिस्थितियों और घरेलू उपभोग दोनों के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हैं। उन्होंने शनिवार को G20 लीडर्स के पहले सेशन में नेताओं को संबोधित किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट कर बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म यानी समग्र मानववाद के विचार का जिक्र किया, जो भारत की सभ्यता की सोच पर आधारित है।
उन्होंने कहा कि इस विचार का मकसद तरक्की और धरती दोनों के बीच संतुलन बनाना है। उन्होंने यह भी बताया कि नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में लिए गए कई ऐतिहासिक फैसलों पर आगे काम किया गया है। प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में किए गए काम जैसे स्किल्ड माइग्रेशन, टूरिज्म, फूड सिक्योरिटी, AI, डिजिटल इकोनॉमी, इनोवेशन और महिलाओं को मजबूत बनाने के क्षेत्र में हुए काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर में ग्लोबल साउथ की आवाज और मजबूत की जानी चाहिए। दुबई एयर शो में इंडियन एयरफोर्स का तेजस फाइटर जेट एक करतब के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें पायलट विंग कमांडर नमाज सियाल की मौत हो गई। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक नए वीडियो में दिखा कि जेट में आग लगते ही पायलट ने आखिरी सेकंड में इजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कम ऊंचाई और कम समय के कारण वह सफल नहीं हो सके। तेजस कम ऊंचाई पर पैरल रोल और नेगेटिव जी टर्न जैसे मैनूवर कर रहा था, तभी उसका नियंत्रण बिगड़ गया और वह जमीन से टकराकर आग के गोले में बदल गया। यह तेजस जेट से जुड़ी पहली मौत है जिसका अब तक सुरक्षा रिकॉर्ड लगभग बेदाग रहा है। हादसे की जांच के लिए इंडियन एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले 37 वर्षीय विंग कमांडर सियाल का रविवार को अंतिम संस्कार होगा। उनकी पत्नी रिटायर्ड विंग कमांडर है और उनकी एक 7 साल की बेटी है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भोपाल में कार्यक्रम में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि लोग नैरेटिव के चक्रव्यूह में ना फंसें, क्योंकि इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। यह बयान उनके जुलाई 2025 में अचानक दिए गए इस्तीफे से जोड़ा जा रहा है। धनखड़ ने कहा कि वे 4 महीने बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं और उनके बयान पर कार्यक्रम में तालियां भी बजी। 74 वर्षीय धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया था, लेकिन राजनीतिक हलकों में माना जाता है कि उनका इस्तीफा भाजपा नेतृत्व से बढ़ते मतभेदों के कारण हुआ। बताया जाता है कि संघ से उनकी नजदीकी और कुछ मुद्दों पर स्वतंत्र रुख अपनाने के कारण पार्टी नेतृत्व असहज था। इस्तीफे से पहले उनके ऊपर दबाव की भी चर्चा थी। अब उनके बयान से साफ संकेत हैं कि वे खुद को गलत नैरेटिव का शिकार मानते हैं। धनखड़ आगे क्या रास्ता चुनेंगे यह स्पष्ट नहीं, लेकिन उनके तेवर बताते हैं कि वे अब चुप रहने वाले नहीं हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।